आनी फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस वेबिनार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आज की परिचर्चा का विषय है हिंदी साहित्य में मुसलमान। प्रश्न पुराना है, समय समय पर यह उठता रहा है, मगर इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिला। ऐसा भी नहीं है कि स्थितियां परिस्थितियां बदल गई हों और ये प्रश्न अप्रासंगिक हो गया हो। हिंदी साहित्य में मुसलमानों की जैसी उपेक्षा पहले थी, यानी आजादी के पहले थी, वो आज हम देखते हैं कि उससे भी ज्यादा हो गई है। हम प्रेमचंद और यशपाल में तो मुसलमान फिर भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन बाकी जगह लगभग अनुपस्थित नजर आते हैं। अगर ये हैं भी तो बहुत ही मामूली भूमिकाओं में हैं। उनकी जो पात्रों के रूप में उनकी जो शिरकत है वो बहुत ठोस नहीं है, कोई प्रभावी नहीं है। तो सवाल उठता है कि क्या वजह है इसकी, ऐसा क्यों है? क्या हिंदी के लेखकों की संवेदना का दायरा सीमित है? क्या हिंदी लेखक मुसलमानों को ठीक से जानते नहीं हैं और ना ही जानने की कोशिश करते हैं? हिंदी के लेखकों में क्या एक किस्म का हिंदुत्व बैठा हुआ है जो उन्हें मुसलमान पात्रों को अपने कथा साहित्य में, रचनाओं में शामिल करने से रोकता है? क्या है? क्या भारत विभाजन ने जैसे पूरे देश के दिल और दिमाग को बांट दिया है, क्या हमारा लेखक समाज, हमारा रचनाकार समाज भी उसमें विभाजित हो गया है और इसीलिए हमें मुस्लिम पात्र चरित्र नहीं मिलते हैं? क्या कहीं हिंदी उर्दू का विभाजन भी इसमें कोई भूमिका निभा रहा है? आखिर क्या वजह है और क्यों नहीं बदलता हिंदी का रचनाकार? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार उठते रहे हैं हिंदी साहित्य में। ये बहस अरसे से चलती आ रही है, लेकिन अब चूंकि संदर्भ बिल्कुल नया आ गया है और उस जो साझी संस्कृति, मिली जुली संस्कृति की बात हम लगातार कहते रहे हैं, उसको नई चुनौतियां मिल रही हैं और ऐसे में और भी जरूरी हो गया है कि हम इस प्रश्न पर फिर से गंभीरता से विचार करें और सोचें। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जाने माने कथाकार अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब हैं। प्रसिद्ध कथाकार ऋषिकेश सुलभ जी भी जल्दी ही जुड़ेंगे। कुछ समस्या है उनकी, उम्मीद है कि वो बीच कार्यक्रम में शामिल में होंगे। हमारे साथ वरिष्ठ कथाकार मनोज रूपड़ा हैं, सुपरिचित आलोचक संजीव कुमार हैं, हमारे साथ सुपरिचित कथाकार वंदना राग भी हैं और प्रत्यक्षा सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि जानी मानी कथाकार हैं। तो आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले मैं एक गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये विषय बहुत फैला हुआ है और पूरी सदी को हम समेटने जा रहे हैं एक तरह से, और आप सब इसका लगातार अध्ययन करते रहते हैं, आपके पास बहुत सारे इसके बारे में जानकारियां होंगी, अपना सोच होगा। तो हम ये गुजारिश हमारी ये है कि जितना भी उसको ब्रीफ कर सकें, संक्षेप में रख सकें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को समेट सकें और अंत में हम 10 मिनट अपने श्रोताओं और दर्शकों के लिए भी रखना चाहते हैं, ताकि उनकी प्रतिक्रियाएं और उनके प्रश्नों को शामिल कर सकें। तो अब हम इस चर्चा को शुरू करते हैं और चर्चा को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के पास जा रहा हूं। उन्हीं से पूछूंगा कि उनकी नजर में क्या लगता है आज की स्थितियों में कहीं हिंदी साहित्य में मुसलमानों की उपस्थिति बढ़ी है, घटी है, पहले जैसी है, कोई परिवर्तन वो देख रहे हैं? हम आज के नजरिए से पीछे की तरफ भी जाएंगे और भविष्य की तरफ भी, लेकिन आज क्या स्थितियां हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह जी? देखिए, मेरा विचार है कि आज स्थितियां वैसी नहीं है जैसे पहले थी। पहले कहीं इक्की दुक्की किसी कहानी में या किसी उपन्यास में कोई छोटा मोटा पात्र मिल जाता था। अब ऐसा नहीं। इधर पिछले कई वर्षों, 15 वर्षों का अगर कथा साहित्य देखें तो कहानियों में भी और उपन्यासों में भी, और मैं सिर्फ सीमित नहीं रखना चाहता इसको पात्र का। जब हम कहते हैं मुस्लिम पात्र, इसका मतलब वो कुछ व्यक्ति हो। इसको समझना चाहिए कि मुस्लिम जीवन कितना है, मुस्लिम समाज कितना है। तो अगर इसको देखें तो आया तो है, लिखा है लोगों ने, पात्र भी आए हैं, समाज भी आए। प्रश्न सिर्फ विश्वसनीयता का है कि वह कितना विश्वसनीय है। और जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में कहा कि एक जो समस्या है
वो समस्या है कि उस जीवन को, उस समाज को समझने की। तो लेखक के सामने ये समस्या है, वो चाहे हिंदी का लेखक हो, उर्दू का लेखक, किसी भाषा का लेखक, और वो किसी धर्म से संबंध रखता हो लेखक। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जिस समाज पर वो लिखना चाहता है उस समाज को वो समझे। अच्छा, और कोशिश करके किसी समाज को, किसी जीवन को हम समझ नहीं सकते कि हम ये डायरी ले लें, कलम ले लें, क्या भाई आज हम मुस्लिम समाज के फला वर्ग को समझने जा रहे हैं, और कुछ नोट्स ले लें कि लोगों से बातचीत करके, वो समझना नहीं होगा। समझने का मतलब यह है कि उनके बीच रहते हुए उनसे कितनी उनके गहराई के साथ हम संबद्ध रहे हैं, और किस प्रकार उनकी संवेदनाओं को, अपनी संवेदना का हमने अंग बनाया है। जब तक यह नहीं होगा तब तक किसी एक थीम को, किसी एक विषय को, जैसे मैं बता दूं, पिछले दिनों कई उपन्यास कुछ ऐसे आए जिसमें मुस्लिम समाज की किसी एक समस्या को लिया और उस पर उपन्यास लिख दिया गया। कई लोगों ने लिखी, और मैं नाम नहीं लूंगा, पढ़ने और समझने वाले समझ जाएंगे, मैं इनको नाम लेना खतरनाक है। समस्या तो उठा ली उन्होंने, समस्या देखने में भी, सुनने में भी बड़ी जेन्युइन समस्या लग रही है, लेकिन सवाल यह है कि उस समस्या को आधार बनाकर जो लिखा गया उसमें कितनी विश्वसनीयता है। जी तो जी। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी, अभी आपने जो कहा कि वर्तमान में स्थिति बदली है और सकारात्मक ढंग से बदली है, लेकिन वो विश्वसनीयता का प्रश्न अभी भी ज्यों का त्यों खड़ा है, क्योंकि मुस्लिम जीवन को समझने और जानने की वैसी कोशिशें नहीं हो रही हैं। ये आपका इस मामले में सोचना है। तो मैं अब मनोज रूपला जी के पास जा रहा हूँ। वो क्या महसूस करते हैं कि जो बिस्मिल्लाह साहब ने कहा है कि स्थितियां बदली हैं, कुछ रचनाओं में वृद्धि हुई है, मुस्लिम पात्रों में, या कहें मुस्लिम जीवन को भी लाने की कोशिशें हुई हैं। क्या आपको लग रहा है, मैं तो जब देखता हूं तो मुझे निराशा ही होती है, मुझे बहुत ज्यादा ऐसा देखने को नहीं मिला है, बहुत ज्यादा कहानियां पढ़ने को नहीं मिली हैं ऐसी जिनमें लगे कि हम मुस्लिम समाज को समझ रहे हैं या मुस्लिम साइकी को समझ पा रहे हैं। आप क्या कहेंगे रूबा साहब? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि मुस्लिम समाज कोई अजायब घर नहीं है कि उसको देखने समझने के लिए आप एक ऑब्जर्वर की तरह उसके अंदर जाएं। एक रिश्ता जो होना चाहिए एक लेखक का, जिस तरह के समुदाय के साथ जैसा वो रिश्ता रखता है, तो ये किसी किसी के साथ इत्तेफाक हो सकता है कि उसका उस तरह का रिश्ता भी बने उस समुदाय से। और मैं इस मामले में बड़ा खुशनसीब रहा कि मेरी दुकान जो थी वो ऐसे मकाम पर थी जहां से एक गली शुरू होती थी और वो तकिया पारा जाती थी गली। तो मेरे ज्यादातर जो ग्राहक थे वो मुस्लिम थे, तो उनके साथ मेरा एक अलग तरह का रिश्ता बना। उनमें से बहुत सारे मेरे दोस्त बने, किसी के साथ मेरे पारिवारिक संबंध भी बने। ठीक मेरी दुकान के पड़ोस में एक घर था जो राजस्थानी तेली मुसलमान का घर था और वो मारवाड़ी भाषा बोलते थे। तो मैं एक बार इस तरह की सोच में पड़ा कि इतने दुनिया में, मतलब भारत में जो फैला हुआ मुस्लिम समाज है, तो उसकी कोई एक भाषा कैसे हो सकती है। हिंदी में ये हुआ है लिखते समय कि मुस्लिम परिवेश को या तो उर्दू भाषा या हिंदी भाषा, उसके अलावा मुस्लिम की जो क्षेत्रीय पहचान है वो हमेशा नदारद रही है। तो पहला मैंने जो काम किया था, एक पहली जो मैंने कहानी लिखी थी, मेरी मतलब लगभग पहली ही कहानी थी, वो मुस्लिम परिवेश पर थी। और वो मेरे पड़ोस का एक तेली राजस्थानी मुस्लिम परिवार था जिसके ऊपर मैंने वो कहानी लिखी थी। और एक सुन्नत की घटना जो मैंने अपनी आंखों से देखी, घटना नहीं कहेंगे, वो जो प्रथा है सुन्नत की, वो मैंने देखी और उस विषय पर मैंने सोचा कि मैं लिखूं। और चूंकि मेरे बिल्कुल करीब का मामला था, तो मुझे ऑब्जर्वेशन करने के लिए अलग से कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ी, अलग से कुछ समाज को समझने के लिए, देखने के लिए, उसकी साइकिल को समझने का नहीं पड़ा। उसी तरह से दफन कहानी लिखते समय भी जो रीति रिवाज है दफनाए जाने के, और जनाजा जिस तरह से निकलता है, जनाजे की जो नमाज है, वो मुझे कहाँ से मिलेगी। मैं जी किताब रूपला तो साहब, पढ़ यही मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि एक आप लेखक हैं, आपको संयोग से ऐसे परिवेश मिल गया, लेकिन जो बृहत्तर हिंदी साहित्यिक समाज है उसमें अपनी तरफ से भी क्या कोशिश हो रही है? लेखक समाज अपनी तरफ से भी जानने की कोशिश करता है क्या? ये संयोग से हो सकता है, आपके मित्रता, आप हाँ, जिस इलाके में रहते हैं वहां ये हो गया, जी
लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में ही दो फांक है। हिंदुओं का मोहल्ला अलग होता है, मुसलमान कहीं एक अलग बस्ती में रह रहे होते हैं, तो वो दूरी तो वहां भी हमको देखने को मिलती है। तो अब ये देखिए हिंदी में आप जब तक वहां दाखिल नहीं होंगे तब तक उनको समझने का मौका नहीं मिलेगा। और ये मशक्कत या इतना साहस हमारे लेखक कर रहे हैं क्या? मुझे हमेशा ये लगता है कि बहुत कम कोशिश हुई है हिंदी के लेखकों की। ज्यादा पात्र आपको दिखेंगे नहीं, और बीच बीच में इक्का दुक्का कोई कहानी आती है, और उन कहानियों में जैसा अब्दुल साहब ने कहा अभी कि आपने समस्या को उठा तो लिया लेकिन निभाना उसको, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने एक मॉडल तय कर लिया है, उसके बाद फिर आपने चीजों को थोड़ा उधर करके उसके भीतर पेवस्त होना, उसके तनाव को समझना, उस तनाव के भीतर जाना, तो वो तभी है संभव जब आपकी उस तरह की एक पूरी तैयारी हो और जी, आपके अंदर मैंने तो ये देखा है अक्सर कि जहां दो घूर विरोधी संस्कृतियां एक होती है, वहां अलग तरह की रचनात्मकता भी प्रस्फुटित होती है। जी, जब भी हिंदी का लेखक मुस्लिम परिवेश पर लिखता है, तो आप ये देखना कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें एक अलग तरह से उसमें एक रचनात्मक एक ऊर्जा बाहर आई, क्योंकि दो अलग अलग संस्कृतियों का जहां जो अंतर्विरोधी तत्व भी है और उसमें समावेशी तत्व भी है, और वहां पर जो चीजें रची जाती है वो अपने आप एक अलग तरह का रास्ता पाती है। बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल। उस संस्कृति एक है। जी, मैं वंदना राग जी के पास चलूंगा। वंदना जी ने हाल में एक उपन्यास लिखा है और जिसमें मुस्लिम पात्र भी हैं और मुख्य भूमिकाओं में भी हैं। तो अब मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस समस्या को अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने उठाया था कि मुस्लिम जीवन को समझने के लिए जो कोशिश और मशक्कत है वो बहुत कम होती है, आपने कैसे की? आपने किस तरह से, क्या आपको परिवेश रचा बसा था आपके आसपास इसलिए हो गया, या आपने कुछ और एफर्ट किए? कि मैंने कोई एफर्ट नहीं किया। मुझे लगता है कि आपकी अपब्रिंगिंग जैसे होती है, मान लीजिए आप बहुत घुले मिले हुए हैं किसी तहजीब के साथ। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन बचपन में मैंने 3 भाषाएं एक साथ सीखी, क्योंकि माता पिता का संपर्क सिवान जिले से था, बिहार के। तो कभी कभी गांव हम लोग हर साल जाते थे, तो भोजपुरी सुनने में आती थी और उसके कई शब्द जहन में बसते चले गए। ठीक बगल में मेरे एक बंगाली परिवार रहता था, उन्होंने सबसे पहले मुझे बंगाली भाषा सिखा दी, और हिंदी तो हम बोलते ही थे माँ पापा के साथ। तो एक तरह से मुझे आज भी बंगाली आती है। इसी तरह से पापोरी से मैंने जिक्र भी किया था, असम में मेरा बचपन बीता, तो मुझे असमीज भी पूरी समझ में आती है। तो आप कितने खुले होते हैं, आपका एक विजन कितना खुला होता है, आप किस तरह से बड़े होते हैं, आपके अंदर किस तरह से चीजों को आत्मसात करने की दृष्टि होती है, सभी बातें मिलजुल कर एक व्यक्तित्व का, एक लेखकीय व्यक्तित्व का भी निर्माण करती हैं। अब बचपन में मेरे पापा बिल्कुल शाकाहारी थे, लेकिन हम लखनऊ में रहते थे। जैसे ही ईद आती थी, हम बहुत छोटे थे, 7-8 साल 9 साल ऐसे बच्चे थे, पापा कहते थे चलो। पापा ने हमें कभी नहीं कहा कि तुम मीट मटन ये सब नहीं खाओ, सीधे अपने फ्रेंड्स के घर ले जाते थे, चलो मुकीम अंकल के घर चलते हैं, चलो इनके घर चलते हैं, उनके घर चलते हैं, और चल के कबाब खाओ, कबाब खा के खुद देखो कि लगता कैसा है, अच्छा लगता है तो उसको अपनाओ, नहीं तो छोड़ दो। बात इस तरह से शुरू हुई मेरे जीवन में। तो मुझे एक एक चीज बचपन से ही घुली मिली टाइप की लगी। जैसे मेरे लिए मनोज ने अभी बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि उसके लिए कोई अजूबा नहीं थे, मेरे लिए भी मुसलमान वाज जस्ट लाइक अ बंगाली, और मद्रासी नहीं बोलना चाहिए, साउथ इंडियन या मराठी या कोई भी, जिन जिन संस्कृतियों की, जिन भाषाई बोलियों के संपर्क में मैं आई, वो सब मुझे अपने आसपास की ही लगती थी। और मुझे जरूर एक बात लगती थी कि सब चीज सीखना जरूरी है, सब चीज आत्मसात करना इसलिए जरूरी है, मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैं पिछड़ ना जाऊं,
मान लीजिए कोई ईद के बारे में बात कर रहा है और मुझे ना मालूम हो तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी का एहसास होता था बचपन से। कोई बंगाली बोल रहा है मेरा पड़ोसी और मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे खराब लगता था, मुझे लगता था जल्दी से सीखूं। तो जी। इस तरह से मेरे लेखकीय व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। और मुझे लगता है कि बहुत कम फर्क होता है एक मनुष्य में और एक लेखक में। बहुत कम, बहुत बारीक सा फर्क है। आपको लिखना आ गया, एक्सप्रेस करना आ गया तो आप लेखक हो गए। तो जितना कोशिश तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कहीं आपको कोशिश किए बिना कुछ चीजें यूं ही विरसे में मिल जाती हैं और आपने उसको आत्मसात कर लिया, मेरे लिए ये यात्रा बहुत सहज यात्रा रही। जिस तरह की ट्रेनिंग हमने बहुत सारे अंग्रेजी के लेखकों में देखी है कि एक उपन्यास लिखने के पहले वो कहीं जाते हैं, साल 2 साल उस पर रिसर्च करते हैं, ब्यौरे बटोरते हैं, उसको आत्मसात करते हैं और फिर एक उपन्यास लिखते हैं। और वो फिर जाहिर है कि वो बहुत ही ऑथेंटिक उपन्यास हो जाता है। ये चीजें मैंने तो बहुत कम देखी हैं अपने हिंदी साहित्य जगत में। दूसरे जो भारतीय भाषाएं हैं वहाँ कितना है मुझे इसका ज्ञान नहीं है। हालांकि असमिया में, बांग्ला में, तेलुगु में, इसमें जो साहित्य रचा जा रहा है उसमें मुस्लिम की उपस्थिति कहीं बेहतर है हिंदी साहित्य के मुकाबले। लेकिन संजीव जी, आपसे मेरी प्रश्न ये है कि अब इसको हम चाहते हैं कि एक पूरे सिलसिले के साथ देखें कि किस तरह की स्थिति पहले थी, आजादी के पहले, फिर आजादी के तुरंत बाद क्या स्थिति बनी, क्योंकि पार्टीशन एक बड़े व्यवधान के रूप में आया, और फिर उसके बाद बदलती स्थितियां 1991 के आसपास, या मंदिर मस्जिद आंदोलन है, उदारवाद है, ये तमाम चीजें हुई। तो कैसे आप इस पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको कैसे रखेंगे? मुकेश जी, इतने बड़े फलक पर जनरलाइजेशन कर पाने की क्षमता तो मुझ में नहीं है। शायद इसलिए भी कि याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो पहले की पढ़ी हुई हैं बिसर जाती हैं जल्दी, या ये कहिए कि जो मेरा मर्तबान है उसमें जब नया पाठ आता है तो पुराने पाठ सड़क के बाहर गिर जाते हैं उसके लिए स्पेस बनाते हुए। ज्यादातर लोगों तो के साथ ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है जी। लेकिन मैं आपके पहले जो आपने प्रश्न किया था उससे शुरुआत करूंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पर भी आऊंगा। 15 लाख के उपन्यास बिसात पर जुगनू का लोकार्पण था। उस मौके पर जब पूरी बातचीत हो गई तो विमल कुमार ने एक प्रश्न किया। गलती से मैंने उस उपन्यास की चर्चा करते हुए कहा था कि बहुत गहरे शोध से निकला हुआ है, सरोकार से भी निकला है, अनुभव से भी निकला है, लेकिन बहुत शोध भी उसके पीछे है। तो विमल कुमार का प्रश्न ये था कि इतने महान उपन्यास हिंदी में लिखे गए, मैला आंचल और बूंद और समुद्र और झूठा सच जैसे, कभी शोध की चर्चा नहीं सुनी। अब ये उपन्यास में शोध की बात क्यों आती है बार बार? तो आपका जो सवाल है ना, आप जिसको प्रशंसा के रूप में पूछ रहे हैं, ये संभव है कि हिंदी का एक पाठक उसको एक सीमा के रूप में देखे और ये कहे कि उपन्यास तो स्वानुभव से निकलना चाहिए। दुनिया में लेखक के घूमने, भटकने, आवारागर्दी करने से जो अनुभव अर्जित होता है उससे निकलना चाहिए, बजाय पाठों में निबद्ध विमर्श से निकलने के। तो और ये मुझे भी लगता है कि कई बार जो रिसर्च से निकलने वाले उपन्यास हैं उनकी एक सीमा है कि वो आखिरकार रिसर्च वर्क ही होते हैं। मतलब जो विमर्श अन्य पाठों में पहले भाषा निबद्ध किया जा चुका है, वहां से वो अपनी चीजें निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है कि एक उपन्यासकार उसके बजाय अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पर भरोसा करे। और मुझे एक पाठक के रूप में जब बहुत तरह के पाठ चाहिए होंगे तो मैं वो शोध वाले विमर्श एक हाथ में रखूंगा और दूसरे हाथ में ये स्वानुभव से निकले हुए पाठ रखूंगा। शोध के साथ में एक चीज और जोड़ देता हूँ, व्यावहारिक अनुभव। आप हाँ। उन समाजों के करीब जाते हैं, उनके साथ कभी वक्त गुजारते हैं, उन चीजों को अनुभव करते हैं और फिर लिखते हैं। तो शोध का मतलब रॉ डेटा नहीं है, सिर्फ जानकारियां इकट्ठे करने नहीं है। आप अनुभवजन्य जो शोध जानकारियां इकट्ठी करते हैं उनका इस्तेमाल भी करते हैं अपने रचना में। हाँ, मतलब आप जिसको मैं घूमना, भटकना, मिलना जुलना कह रहा हूँ, उसको भी आप शोध का ही एक आयाम मानकर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये बहुत वाजिब है। ये तो निहायत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अगर हिंदी में कमी है मुस्लिम जीवन के जेन्युइन चित्रण की, तो उसका मुख्य कारण यही है। लेकिन मैं
उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी जो बातचीत हो रही है उसमें प्रश्नों में भी और उत्तरों में भी ये निहित है कि हम हिंदी लेखक की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू हिंदी लेखक की बात कर रहे हैं, है ना। और हम कई बार इसको लेकर कॉन्शियस नहीं होते हैं। मिसाल के लिए इसी हिंदी में राही मासूम रजा हैं, अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं, असगर वजाहत हैं, मंजूर एहतशाम हैं, मेहरुनिसा परवेज हैं, नासिरा शर्मा हैं। ये तमाम लोग हैं जिनके यहाँ वो मुस्लिम समाज जाहिर है बहुत विश्वसनीय रूप में आया है, और वो विश्वसनीय कहने वाला मैं कौन होता हूँ, मेरे पास तो सर्टिफिकेशन का राइट भी नहीं है। तो वो समाज वहां पर है, अपनी तमाम विशेषताओं के साथ मौजूद है। लेकिन सही बात यह है कि हमारी बातचीत हिंदू हिंदी लेखकों के बारे में हो रही है, और ये जो हिंदी जुबान है इसके बारे में एक बात जान लें कि एक सांप्रदायिक विभाजन की बुनियाद पर ही इसका भवन खड़ा हुआ है। यानी 19वीं शताब्दी के मध्य में जब हिंदी बन रही थी, आज की हिंदी जिसको हम हिंदी कहते हैं, जिसमें तत्सम शब्द ज्यादा होते हैं, जिसमें से उर्दू लफ्जों को बाहर निकाला गया है और बाकायदा एक तरह की छटाई हुई है उसके लिए, तो ये एक सांप्रदायिक विभाजन पर ही गढ़ा गया है। उसको उर्दू से अलग किया गया बाकायदा, और अलग करने के क्रम में उसकी एक जीनियोलॉजी तय की गई, उसकी अपनी एक परंपरा गढ़ी गई, वो बाकायदा कंस्ट्रक्ट की गई। और आप इससे समझिए कि नजीर अकबर आबादी उस हिंदी की परंपरा में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भले ही ये जुबान लिख रहे हो जो मैं अभी बोल रहा हूं, पर उनकी स्क्रिप्ट ये नहीं है। तो फिर मलिक मोहम्मद जायसी क्यों हिंदी की परंपरा में है, जो उसी स्क्रिप्ट में पद्मावत लिखते हैं, वो फारसी लिपि में लिखी हुई रचना है, वो कैसे हिंदी परंपरा का हिस्सा हुई? तो रामचंद्र शुक्ल के यहाँ इसकी व्याख्या है कि वो हिंदू घरों की कहानियां हैं। इसका मतलब यह कि जो हिंदी की पैदाइश है उसमें ही हिंदू के साथ उसको जोड़कर देखने वाला नोशन, उसकी धारणा शामिल है। कृष्ण कुमार ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि रामचंद्र शुक्ल ने 3री या 5वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक संपादित की, तो उसकी भूमिका में लिखा कि ये 5वीं कक्षा के हिंदू बच्चों के लिए तैयार की गई पाठ्य पुस्तक है। वो हिंदी की पाठ्य पुस्तक नहीं थी, वो हिंदू बच्चों के लिए बनाई गई पाठ्य पुस्तक थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी वजह से पूरा हिंदी साहित्य सांप्रदायिक हो जाएगा, नहीं। हिंदी साहित्य में प्रगतिशील आवाज बहुत मजबूत रही है, और संभव है कि आप कुछ प्रगतिशील पाठों को भी डिकंस्ट्रक्ट करते हुए उसमें सांप्रदायिक टोन सुन पाए और सुन सके। बावजूद इसके मुख्य रूप से ये सांप्रदायिक का विरोधी साहित्य रहा है। लेकिन इस सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते कि जिस तरह हिंदी और उर्दू पट्टी में हिंदू और मुसलमान को अलग अलग किया गया, उनके सामाजिक आचार व्यवहार में उनके मिलने जुलने के मौके कम किए गए, उसकी वजह से वो साहित्य में से भी गायब होता चला गया। अब मुझे लगता है कि अगर हिंदी साहित्य में हिंदू हिंदी लेखकों के यहाँ उस तरह से मुस्लिम समाज का चित्रण नहीं मिलता है, तो ये हमारे समाज का सही रिफ्लेक्शन है, क्योंकि उस समाज में सचमुच उस तरह का मेल जोल नहीं है। और एक बात तो तय है कि हम परंपरा से भी काफी दूरियां बरतने वाले और अपने अपने दायरों में सिमटे रहने वाले समाज हैं। ये जाति के मामले में भी हुआ है, और ये जाहिर है धर्म के मामले में भी हुआ। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि संभवतः ये पिछले बिहार के चुनाव की बात थी, जब मैं पटना गया हुआ था, और मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पटना में की है। मैं वहां जाने के बाद जितने दोस्तों के मुंह से चर्चा सुनता, सबसे लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुछ न कुछ सुनने को मिलता, और ये पता चलता कि भाजपा का शासन तो अद्भुत रहा है और उसको वापस लौट कर आना है। जब मैं वापस पटना आया तो अपने अनुभव को रिकलेक्ट करते हुए मैंने ये पाया कि मेरे वो जितने दोस्त थे वो सब सिर्फ हिंदू नहीं थे, मेरी जाति के भी थे। और मुझे ये सचमुच आश्चर्यजनक लगा कि कैसे मेरा ये समुदाय बना। मैं तो कभी जाति में विश्वास नहीं करता, मेरे पिता कम्युनिस्ट रहे और उन्होंने घर में कभी जाति शब्द को नहीं आने दिया। फिर ये हुआ कैसे कि वो सब मेरी जाति के थे और वही मेरे मित्र थे, और उन्हीं से मेरा पूरा डेटा कलेक्शन हो रहा था, जो कि गलत साबित हुआ। तो इसका कारण ये था कि मेरी पढ़ाई लिखाई सब उसी समुदाय के बीच में हुई। सर गणेश दत्त पाटलिपुत्र उच्च विद्यालय, जो उन सर गणेश दत्त के नाम से है जो मेरी ही जाति के थे, और जहां वही उसी का वर्चस्व रहा।
उसके भीतर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और उन्हीं लोगों से मेरा संपर्क बना। तो हम सिर्फ धर्म के मामले में नहीं, हम जातियों के मामले में भी अपने अपने में सिमटे रहने वाले समाज के लोग हैं। और ऐसे समाज में ये बहुत स्वाभाविक था कि उस तरह से मुस्लिम चरित्र और मुस्लिम समाज का चित्रण ना आ पाए। इसीलिए आप देखेंगे कि, और इस बात पर लिखा जा चुका है, मतलब आलोचना का जो विभाजन पर अंक हमने निकाला उसमें प्रियंवद ने ये बात लिखी है और लोगों ने भी इसकी नोटिस ली है कि विभाजन जैसी बड़ी घटना, जो कम से कम भारतीय इतिहास में 20वीं सदी की सबसे दुर्दांत घटना है, उस पर हिंदी के हिंदू लेखकों ने बहुत कम लिखा है। अगर उनका पंजाब से साबका नहीं है तो जो उत्तर प्रदेश में बैठे हुए, बिहार में बैठे हुए हैं, उनके उस दौर के लेखन को पढ़ते हुए आपको यह महसूस नहीं होगा कि उस समय के भारत में कुछ ऐसा घट रहा है जो बहुत ही भयावह है। उनके यहाँ उसका कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं है। या तो वो पंजाब से आने वाले लेखकों के यहाँ मिलता है या मुस्लिम लेखकों के यहाँ मिल पाता है, तो विभाजन तक नहीं रह गया। लेकिन उसके बाद मैं ये देखता हूं कि मुस्लिम चरित्र और मुस्लिम समाज हिंदी कहानियों उपन्यासों में खास तौर से वहीं आता है जहां सांप्रदायिक प्रश्न को एड्रेस करना हो, लेकर उससे अलग वो नहीं आ पाता। उससे अलग आने के उदाहरण के तौर पर मुझे वंदना राग का बिसात पर जुगनू उपन्यास याद आता है इधर के उपन्यासों में, और ऋषिकेश सुलभ का एक उपन्यास अग्निलीक जो 2019 में ही आया है मेरे ख्याल से, उसमें ये बहुत विस्तृत चित्रण मिलता है आपको। देवाली और मनरौली, ये दो गांव हैं जो जुड़वा गांव हैं, और इनमें जो सरपंच है वो अकरम अंसारी है और एक यादव जी हैं जो मुखिया। और जाहिर सी बात है कि वहां की आबादी का कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा है कि सरपंच अकरम अंसारी चुना जा सकता है। तो उसमें आपको बहुत सारे चित्र मिलेंगे और उन परिवारों की अंदर की गाथाएं मिलेंगी। जाहिर सी बात है वो कोई मुस्लिम पहचान के स्तर पर उनका चित्रण नहीं कर रहे हैं, यानी वो ऐसी विशेषताओं को चिन्हित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो मुस्लिम विशेषताएं हैं विद इन कोट्स, लेकिन आपको वो समाज अपने बहुत स्वाभाविक रूप में वहां दिखलाई पड़ता है। बिसात पर जुगनू का मैंने जिक्र किया, उसमें तो फतेह अली खां एक सेंट्रल कैरेक्टर ही हैं, और यही नहीं वो 18वीं सदी के मध्य में शंकर लाल जो मुसव्वर खाना चलाते हैं, पटना कलम नाम की चित्रशैली का केंद्र है वो, उनका और खदीजा बेगम का प्रेम प्रसंग भी उसमें आता है जी। लेकिन इनके अलावा मुझे लगता है कि सांप्रदायिक प्रश्न को एड्रेस करने के सिलसिले में ही मुस्लिम जीवन की ओर लेखकों ने ध्यान दिया है, उससे अलग वो नहीं हो पाया है। और मैं ये हिंदी लेखकों की बात कर रहा हूँ जी। मैं अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के पास दोबारा लौटना चाहता हूँ और इस प्रश्न को दूसरे तरीके से रखना चाहता हूँ, और इसी प्रश्न को, और वो प्रश्न ये, जैसे अक्सर कहा जाता है कि दलित जो हैं वही अपनी कहानी बेहतर ढंग से कह सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कह सकता है, या स्त्री जो अपने अनुभव हैं वही ढंग से व्यक्त कर सकता है, पुरुष नहीं कर सकता है। तो क्या इस मामले में भी ऐसा ही है कि जो जिस समाज से आता है वो उस समाज को बेहतर जानता है, उसके दिल को, दिमाग को, उसके आसपास के वातावरण को, इसीलिए वही न्याय कर सकता है। हम पाते हैं कि काला जल शानी का इतना विश्वसनीय उपन्यास इसीलिए माना जाता है, उसमें बहुत विश्वसनीय मुस्लिम जीवन आपको देखने को मिलता है, इसलिए वो एक मिसाल बन गया। लेकिन कोई हिंदू लेखक का कोई ऐसी कृति मुझे ध्यान में नहीं आ रही, अगर मैं चूक रहा हूं तो कृपया आप ध्यान दिलाएं, ऐसी कृति नहीं आ रही जिसको हम इस खांचे में रखकर देख सकें। तो क्या ये मान लेना जाना चाहिए कि आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के बारे में ही आप अधिकार पूर्वक विश्वसनीय ढंग से लिख सकते हैं, बाकी आप प्रयोग कर सकते हैं, इसके आगे आपके लिए एक कहना चाहिए आपके एक दायरा है जिससे निकलना मुश्किल होता है। ये अर्ध सत्य, ये पूर्ण सत्य नहीं। ये जरूर है कि जाहिर है कि जिस समाज में जो पैदा हुआ है और पला बढ़ा, जितनी गहराई के साथ और जिसने विश्वसनीय ढंग से वो उसको समझ रहा है, जाहिर है कि जो आउटसाइडर जो बाहर से देख रहा है तो वो शायद उतना नहीं समझ रहा है। तो ये तो एक तरह से बात है, लेकिन इसको मैं पूर्ण सत्य नहीं मानता, क्योंकि लेखक कभी आउटसाइडर नहीं होता। अगर लेखक आउटसाइडर है तो फिर लेखक नहीं। अब यह है कि लिखा है लोगों ने, ऐसा नहीं। जैसे मैं बताऊं कि पिछले दिनों उपन्यास लिखे भगवान दास मोरवाल के, अब वो उपन्यास जैसे हैं वो है अलग बात, कैसे हैं।
है ना। लेकिन उन्होंने मुस्लिम जीवन भी उठाया, मेवात का, वहाँ के जो मुस्लिम समाज की जो समस्या, अलग समस्या सिर्फ वहाँ की नहीं है, समस्याएं और जगहों पर भी हैं, लेकिन वो मेवात के उनके अपने अनुभव हैं, तो उनके आधार पर उन्होंने लिखा वो तो हिंदू में नहीं, वो कहाँ के मुसलमान। तो अब उपन्यास कैसा है, उसका स्तर क्या है, ये एक अलग प्रश्न है। विश्वसनीयता कितनी, वो भी मैं बता ही चुका हूँ पहले कि ये है। तो लेकिन अब चूंकि देखिए यहाँ तो अधिकांश लोगों ने अपनी रचनाओं के उदाहरण दिए, मैं तो नहीं देना चाहता था, लेकिन चूंकि इस प्रश्न के संदर्भ में वो थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए मैं देना चाहता। झीनी झीनी बीनी चंद्रिया की पांडुलिपि जब राजकमल में गई थी अक्शन, उन दिनों युवा लेखकों की किताबें खा छपती थी राजकमल, बाकायदे ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है शीला संधू मालकिन थी, उन्होंने ये पूरा उपन्यास पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि कुछ बातचीत करें, तो खैर मैं गया। तो उन्होंने पहला प्रश्न मुझसे पूछा कि क्या आप बनारस के हैं, तो मैंने कहा जी नहीं। लेकिन लोग मानते हैं कि मैं बनारस का, मेरा परिचय दिया जाता था, नामोजी तक कहते थे बनारस। कब कैसे कहता कि भाई मैं पैदाइश इलाहाबाद जिले की है, 10 वर्षों तक बनारस में रहा। तो मैंने कहा नहीं, मैं पैदाइश मेरी इलाहाबाद जिले की है, रहा हूँ बनारस में 10 वर्षों तक। तो अगला प्रश्न उनका था कि क्या आप बुनकर समुदाय से संबंध रखते हैं, तो मैंने कहा कि जी नहीं। अब इस पर शीला संधू चौंकी, कहा भाई आप बनारस के भी नहीं है मूल निवासी, आप बुनकर समुदाय से भी आपका कोई संबंध नहीं है, तो फिर ये आपने लिख कैसे दिया है ऊपर। ये लगता ही नहीं कहीं से कि ये आदमी कोई बाहरी आदमी है, ये कुछ नहीं लगता इसमें। हाँ, अविश्वसनीय भी कहीं नहीं लगता ये, कहीं कहीं शंका जरूर होती है। तो अब देखिए ये प्रश्न उन्होंने पूछा, तो उनका प्रश्न अपनी जगह जायज है ना, लेकिन जाहिर है कि मैं भले ही आउटसाइडर था, लेकिन मैं रहते रहते तो आउटसाइडर रह ही नहीं गया था। वो तो कबीर के शब्दों में मैं काशी का जुलाहा हो ही गया था, उनके साथ रहते रहते मैं भी हो गया था। और मैं बता दूं कि अगला जो इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, वो भी बहुत कि क्या उसी समुदाय का व्यक्ति उस समुदाय पर बहुत विश्वसनीय, बहुत महान रचना कर सकता है क्या, ये अपने आप में दूसरा प्रश्न। अब देखिए मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ कि बनारस में उर्दू के एक लेखक हैं, बहुत हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, अलीम मसरूर। उर्दू में उनका उपन्यास है बहुत देर कर दी। इसी उपन्यास पर तवायफ नाम की फिल्म बनी थी। आप में गाना आता है कि बहुत देर कर दी, जरूर आते हैं, वो देखा होगा, किस समस्या पर है देखा होगा। अब अलीम मसरूर खाटी बनारसी थे, यही नहीं बुनकर समुदाय में पैदा हुए थे, उसी में पले बढ़े थे, पेशे से वो डॉक्टर थे, कितने मरीज उनके आते रहे होंगे उसी समुदाय के जिसमें वो रह रहे हैं। लेकिन वो बहुत देर कर दी लिखते हैं कि एक युवक की कहानी जो बॉम्बे में मुंबई में जाकर फंस जाता है बेचारा, उसको किराए का मकान नहीं मिलता, क्या क्या होता है वो ये लिख दिया। हाँ, और फिल्म बन गई, इसलिए उसका नाम भी जानते हैं लोग, वरना शायद भूल गए थे। होते कोई उर्दू की महान कृति तो ऐसी नहीं है वो, तो वो क्यों नहीं लिख पाए। आखिर झीनी झीनी बीनी चल रही है, उनको लिख देना चाहिए था ना, बनारस के थे, उसी समुदाय में रहने वाले थे। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं दलित और स्त्री की बात तो नहीं करूंगा भाई, क्योंकि उसमें खतरा है करने कि भाई कहूँ कि नहीं साहब जो दलित नहीं है वो भी लिख सकता है, ये कहूंगा तो शायद कुछ लोगों को आपत्ति हो जाए, या स्त्री नहीं है वो भी लिख सकता है, इस पर तो शायद किसी को आपत्ति हो जाए। तो लेकिन मुसलमान नहीं है या जिस समुदाय का नहीं है, उस समुदाय का रचनाकार भी उस पर महान कृति या अच्छी कृति लिख सकता है। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर उस पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाती है कि आप उस पर उतना काम करें। जी, आप 10 साल रहे अगर वहां, तो आपने वो नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ बीच में रहना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि अगर मैं 10 साल नहीं 20 साल रह जाता हूँ तो भी मैं नहीं लिख सकता, मैं बता दूं। उसके लिए अतिरिक्त प्रयास मुझे करना था, इसमें कोई शक नहीं।
क्योंकि जब मेरे मन में आया कि पहले तो मैंने बहुत हाथ पांव मारे कि भाई कहीं दूसरी जगह मुझे मकान ले लूं किराए का कमरे बदलते थे वहीं। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है, कैसे आप संपर्क में आएंगे? मुसलमान को किराए के मकान ढूंढने जाए तो हिंदू मकान ही नहीं देगा, दिल्ली तक में नहीं दे रहा है ना। और उलट कर वही हाल है, मुसलमानों के यहाँ कोई कट्टर वैसा हिंदू टाइप का पहुंच जाती है तिलक लगा है वो भी नहीं दे। हालांकि तो अब ये समस्या तो बहुत भयानक है, अभी इसको क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि सिर्फ रहने भर से काम नहीं। तो जब मैंने यह निश्चय किया कि मुझे इनके जीवन पर लिखना, क्योंकि जब हार गया मैं, मुझे कहीं मकान नहीं मिल रहा था, तो फिर हारे को है ना कि भाई अब यहीं रहना है। तो अब वो जो करगे की आवाज आती थी रात में 12-12 1-1 बजे रात तक, खटाखुट जिससे नींद भी नहीं आती थी, पढ़ने में दिक्कत, लिखने में दिक्कत। अब वही करघे की आवाज में मुझे मधुर संगीत सुनाई पड़ने लगा। इतना अभ्यस्त हो गया उसका है कि जब तक वो आवाज नहीं सुनता था मैं लिख नहीं पाता। मैंने कहा यार ये बजे तब लिखूं। तो इसके बाद जो है मैंने जब ये तय किया कि लिखना है, तो फिर मैंने तमाम एस्पेक्ट्स पर विचार किया। मैंने कभी अगर मैं लिखूंगा तो इसमें ये चीज कैसे आएगी, ये चीज कैसे आएगी। और मैं बता दूं कि वंदना जी को सामने दिख रही है, बता रहा हूँ वंदना जी, मुझे सामने सबसे बड़ा संकट ये था कि आधी दुनिया को इनके में कैसे देखा, यानी स्त्री, क्योंकि जबरदस्त पर्दा। 11-12 साल 10 साल की लड़की हुई कि उसको ढका बुला दिया, बाहर निकल। अब कल्पना कीजिए कि ऐसे वातावरण में रह रही जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, बूढ़ी हो गई हैं, फिर भी वो पर्दे में रहती हैं। इसको जानना मेरे लिए चैलेंजिंग कि इनको कैसे जानेंगे। पुरुषों को तो जान ले रहे हैं, कि लड़कों को भी जान ले रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं हम। इनको सिर्फ बाहर से देख रहे हैं कि भाई सामान खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, आपस में कुछ बातें कर रही हैं, वो भी सुन रहे हैं, लेकिन इनका जीवन अंदर कैसा है ये तो नहीं। तो इसके लिए हमारे देश की ये बहुत बड़ी खूबी है भारतवर्ष कि किसी के घर, मैं अजनबी हूँ, मैं किसी के घर 1 बार 2 बार जाऊं तो शायद वो मुझे अजनबी समझे, लेकिन मैं किसी के घर में बार जाने लगूं ना, है? महीनों में बार जाऊंगा, तो ये हमारे देश की विशेषता, कहीं की और नहीं। तो वो कहता है, वो डायलॉग बदल जाता है। वो बैठा हुआ है, अब घर से कोई बेटी या पत्नी बाहर निकलने वाली है, अब नहीं निकल रही है, तो कहेगा गृह स्वामी, अरे भाई चले आओ ना, अरे ये बैठे हुए बिस्मिल्लाह साहब तो घर ही के आदमी है। यानी आप इतना जाते हैं उनके यहाँ, इतना मिलते जुलते हैं कि आप घर का आदमी बने। तो घर का आदमी बनने में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। बिस्मिल्लाह साहब, समय बहुत ज्यादा निकल गया है जी, समय बहुत ज्यादा निकल गया और दूसरे चक्र की बातचीत भी संभव नहीं हो पाएगी। तो अब मैं ऐसा करता हूं कि अगर हमारे कुछ दर्शक जुड़े हैं और वो कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो लेंगे, और नहीं तो फिर एक छिटपुट बातचीत हम आपस में करते रहेंगे। फिरोज जी कुछ। मुकेश जी मुझे 2 बातें कहनी थी, नहीं तो फिर बात अधूरी रह जाएगी मेरी। जी बोलिए। 2 बातें, जैसे सबसे पहली बात इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी जो संजीव जी ने कहा और अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने कहा कि भाई ये भी एक विरोधाभास है हिंदू लेखक का कि वो चित्रण नहीं कर पा रहा है बहुत ऑथेंटिक ढंग से, विश्वसनीयता के साथ। बहुत कम चरित्र हैं, बहुत कम सिचुएशंस हैं, बहुत कम ऑथेंटिक मतलब प्रेजेंटेशंस हैं हमारे पास एक मुसलमान जीवन के, मुस्लिम जीवन के। लेकिन ये कितनी सुंदर बात है कि वही मुसलमान लेखक हिंदू हाउसहोल्ड्स का, हिंदू समाज का कितना सुंदर चित्रण करता है। मुझे अभी मंजूर एहतेशाम मनोज बैठे हैं और हम दोनों बिल्कुल फैंस हैं मंजूर एहतेशाम जी के, और हम दोनों ने मिलकर उन पर हजारों बातें की हैं। और ये बात है कि कैसे कोई आदमी जो बिल्कुल मतलब उनका जो परिवेश है, उनका जो इलाका है, वो पूरी तरह से एक मुस्लिम समुदाय का इलाका है, वैसा जीवन रहा है, लेकिन उन्होंने ट्रांसेंड करके हिंदू जीवन के बारे में कितनी खूबसूरत बातें लिखी है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि कैसे मुसलमान लेखक जो हिंदी में लिख रहा है वो हिंदी को अपनी दूसरी भाषा नहीं मान रहा है।
मतलब ये अलग बात है कि आरोप ऐसे लगते हैं कि अरे वो मुसलमानों की बात। एक बार मंजूर जी से बात हो रही थी तो कह अरे साला मैं तो बस मुसलमानों का ही लिखता रहता। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप तो हिंदू चरित्र भी का इतने तो जो सुंदर पहला लिखते हैं। उपन्यास है वंदना जी, हाँ, सूखा मंजू जी का बरगद जो पहला उपन्यास है उसमें कोई मुस्लिम कैरेक्टर ही नहीं है। है ही नहीं, है ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसे हम ऐसा, हमें ये बात बहुत गौर से देखनी चाहिए और इसको रेखांकित जरूर करनी चाहिए कि ऐसा कैसे होता है कि हिंदी के जो शीर्ष और अच्छे मुसलमान हिंदी लेखक हैं वो सारे चरित्रों को, सारी संस्कृति को खूब सुंदर ढंग से साधते हैं, लेकिन हिंदू हिंदी लेखक उसमें कहीं बच जाता है, वो अपनी जिम्मेदारी से बचता है। एक बात ये, जैसे हमारी बड़ी पीढ़ी के भी स्वीकारोक्ति है वंदना जी, ये बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति नहीं, है। पर ये सच है, ये सच बिल्कुल। है। हमारी ही पीढ़ी में मोहम्मद आरिफ जैसा कथाकार है, क्या शानदार कथाएं लिखता है वो। तो वो चुन चुन के मुसलमान पात्रों या मुसलमान सिचुएशंस की नहीं लिखता है, वो बिल्कुल हिंदू हाउस होल्ड जैसे मैं लिखती हूँ वैसे वो लिखता है। तो मुझे लगता है कि ये बात सही है कि हमें हिंदू हिंदी लेखक को, वो चूंकि एक पतली गली से निकलना चाहता है, वो वाकई में शोध, उस तरह का अनुभव जन्य शोध, सिर्फ किताब और ड्राइंग रूम की बातों से शोध नहीं होता है। जो संजीव जी ने और मुकेश जी आपने भी ये बात कही कि जब हम दिन रात उठेंगे बैठेंगे किसी बंदे के साथ तो हम तो उसके जीवन को अच्छे से जान ही जाएंगे। सुबह उठ के अगर हम चाय वही पी रहे हैं, सुबह से हम, जैसे किसी एक मेरे दलित मित्र ने कहा जो मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन इस बात पर हमेशा विवाद होता रहता है, उन्होंने कहा कि आपके उपन्यास में मुसलमान चरित्र बहुत ऑथेंटिक ढंग से आया है क्योंकि आप बचपन से मुसलमानों के बीच रही हैं, पर दलितों के बीच नहीं रही है इसलिए नहीं आया। मैंने कहा भाई साहब, आपको किसी लेखक के जीवन के बारे में या उसकी शोध प्रक्रिया के बारे में मालूम कितना है? आपको क्या मालूम कि कौन दलित मेरी फैमिली का ही मेंबर हो सकता है, कोई मुसलमान मेरा दूर दराज का रिश्तेदार ही हो सकता है या पास का भी हो सकता है। जब हम लेखक को इतने करीब से नहीं जानते हैं तब हम इस तरह के फतवे जारी करते हैं, और इसमें कोई बात नहीं। और सबसे जरूरी बात, जैसे हम सब लेखकों की जिम्मेदारी है, चाहे वो हिंदू हिंदी लेखक हो चाहे मुसलमान हिंदी लेखक हो, कि वो अपनी सिचुएशन से पार पाए, वो ट्रांसेंड करे। और जितने दुनिया के बड़े लेखक हुए हैं, संजीव ने बताया अभी कि सब जैसे शोध करते हैं, और वो रिमार्केबल बात है। मार्केज अपने उपन्यास नहीं लिख पाते, ओरहान पामुक नहीं लिख पाते, उनके पास एक पूरी टीम होती है शोध करने के लिए, सारी चीजों के लिए, लेकिन वो शोध को वो अनुभव में डालते, उनके उपन्यास इसीलिए बड़े हो जाते हैं कि वो सारा शोध एक अनुभव में बदलता है, एक इमोशनल कनेक्ट रीडर के साथ बनाता है, इसीलिए वो बड़ा बनता है। हिंदी में इस बात को, अब मैं संजीव जी से एक छोटा सा प्रश्न और संक्षेप में जवाब चाहूंगा। संजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम हिंदी का लेखक जब मुसलमानों पे लिखता है तो एक सांप्रदायिक संदर्भ उसके सामने होता है, वो उसी में उलझा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो पात्र वो लेता होगा, उनका जो विवरण देता होगा, वो भी स्टीरियोटाइप होता होगा, बार बार वही चीजें उसी ढंग से रिपीट होती होंगी, कोई नई बात नहीं निकलती होगी। संजीव जी? नहीं मुकेश जी, संभवतः ही स्टीरियोटाइप वाली बात उस तरह से नहीं कही जा सकती है, लेकिन ये तो जरूर कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक प्रश्न के संदर्भ में जब आप उसको देखते हैं तो वो एक बाहर की नजर होती है, वो अंदर की निगाह होती नहीं है ना। तो मिसाल के लिए मैं अगर हिंदी की कहानियों को याद करूं तो मलबे का मालिक से लेकर और यूटोपिया और अनिल यादव की दंगा भेजियो मौला, इन सभी जगहों पर मुझे लगता है कि एक बाहर की निगाह है जो बहुत सेल्फ कॉन्शियसली एंटी कम्युनल स्टैंड ले रही है और उस तरह की कहानी सामने आ रही है। पर यह जरूरी नहीं है कि उसकी वजह से वो चरित्र स्टीरियोटिपिकल हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, आपको उस मुस्लिम जीवन के वो बारीक ब्यौरे नहीं मिल पाएंगे, मुझे ये लगता है। मनोज जी, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मुझसे पूछ रहे हैं? जी। मैं एक बात थोड़ी सी ये कहना चाह रहा था, ये बात तो पूरा मतलब मुस्लिम चरित्रों पर ही केंद्रित है, पर मुझे ये लगता है कि अल्पसंख्यक
कोई भी समुदाय, सिर्फ मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन, पारसी, इन पर भी हिंदी में बहुत कम कहानियां हैं। सबसे छोटा अल्पसंख्यक तो समुदाय जो तो पारसी समुदाय है, और हिंदी में मनोज की शानदार कहानी है उस पर। बहुत बढ़िया वो कहानी है। एक ही कहानी है, पर नहीं, वो, शानदार। और उसके अलावा जो क्रिश्चियन है, वो है, जैन है, हम्म, मतलब वो भी एक छोटा सा समुदाय है जैन। मैं खुद जैन समुदाय का हूँ, लेकिन मैंने कभी जैन समुदाय पर कभी फोकस नहीं किया कि वो कैसा होता है, क्योंकि मुझे दूसरे समुदाय ज्यादा आकर्षित करते हैं। जो मेरा परिवेश है उससे हट करके जो दूसरा परिवेश है वो बहुत आकर्षित करता है, और मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वर के रूप में उसमें नहीं जाता, मुझे वो चीज खींचती है, यानी उतनी हसीन लगती है। उसके अंदर की जो बुनावट है उस समाज की, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पारसी समाज हो, उनका रहन सहन और उनकी बोलचाल, और उसके अलावा उनकी साइकी, असली जो चीज है कि कुल मिलाकर एक दबाव जो पड़ता है अल्पसंख्यक होने के ऊपर, तो उसकी कैसी साइकोलॉजी बनती है। जी, और वो समय खत्म हो रहा है। और मनोज जी, मैं आखिरी टिप्पणी प्रत्यक्षा जी से लूंगा, और वो ये लूंगा कि हमने जितनी भी चर्चा की है उसमें मुस्लिम चरित्र और मुस्लिम परिस्थितियां, मुस्लिम जीवन की बात करते रहे, लेकिन अगर मुस्लिम औरत का चित्रण हो, वो कितना आपको देखने को मिला और वो कितना ऑथेंटिक रूप से आया है हिंदू लेखकों के जरिए, आ भी ये रहा है कि नहीं? मैंने अभी उस तरह से फोकस नहीं किया है, जी, और मैं उस तरह से मैंने प्रत्यक्षा जी पढ़ा से नहीं ये है। सवाल कर रहा हूँ, प्रत्यक्षा जी से। हमारे साथ जुड़ी है प्रत्यक्षा जी? जी जी। जी, हाँ सॉरी, मैं 1 मिनट को मिस किया। आपने क्या कहा? मैंने ये सवाल किया है कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य में मुसलमानों की, और ऐसा लगता है कि सारा जो हमारा ध्यान है वो पुरुष चरित्रों पर ज्यादा रहा है। स्त्री चरित्र तो और भी मुश्किल है उसको साहित्य में लाना, हिंदी साहित्य में लाना, खासतौर से हिंदू लेखकों के लिए। तो इस बारे में आप क्या सोचती हैं? क्या आपको ऐसे चरित्र, ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां हिंदी साहित्य में देखने को मिलती हैं, कथा साहित्य में भी और काव्य में? कहीं दिखा है ऐसा कभी? ये तो कौन बनेगा करोड़पति टाइप का सवाल हो गया। इसका सीधा जवाब न देके मैं थोड़ा उल्टा जवाब दूंगी कि जो इतनी देर से जो चर्चा हो रही थी कि हम किसी समुदाय के हैं तो ही हम ऑथेंटिक तरीके से लिख सकते हैं, मुझे लगता है कि अगर हम लेखक हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ऑफ कोर्स कल्पना की एक सच की जमीन होती है और उसपे हम एक फ्लाइट लेते हैं, हम कल्पना में चले जाते हैं। और लेखक होना ये होता है कि आप और कितने तरह का जीवन जी सकते हैं। ये आपको एक आजादी देती है कि आप निकल जाएं, अपने शरीर से निकल जाएं, अपने मन से निकल जाएं और कहीं और चले जाएं। तो ये स्त्री पात्र और पुरुष पात्र और स्त्री लेखिका और पुरुष लेखक, इन सब के परे, जैसे मैंने तो बहुत लिखा है, मैंने बाद में रियलाइज किया कि मेरे बहुत सारे पात्र जो नैरेटर है वो मैं पुरुष है। तो ये अपने जेंडर से निकल के कहीं और चले जाना, ये चीज मुझे बहुत अपील करती है। और जैसे मनोज जी ने बोला कि दूसरे समुदाय, दूसरे कल्चर, तहजीब, भाषा हमेशा आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, वो इंट्रीगिंग होता है। और लेखक का सबसे पहला मुझे लगता है जो उसका, जो भी उसके भीतर की जो चीज है वो यही होनी चाहिए कि हम कितना इस पूरे फॉर्मेट को हम तोड़ सके और निकल जाएं। स्त्री का चरित्र कॉम्प्लेक्स होता है, पुरुष का भी मैं मानती हूँ उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। अब मैंने जब लिखा है पुरुष चरित्रों को तो मुझे उतना ही मजा आता है। और मैंने ऐसे, अभी मुझे एकदम तुरंत से कोई एग्जाम्पल ध्यान में नहीं आ रहा है, पर जनरली मुझे ये एक इम्प्रेशन है कि मुझे एक मैंने नाम ऐसे। याद आ गया, मैं बताता हूँ, जी, आप अपनी बात कर लीजिए। नहीं नहीं, कहें, आप कहें प्लीज। एक मेरे दोस्त है आनंद अरसुल, उनकी एक कहानी है दृश्य से बाहर। उसमें मतलब अभी तक मैंने जितनी कहानी पढ़ी उसमें मुस्लिम जो स्त्री पात्र की जो आप बात कर रहे हैं, वो कहानी जो थी वो उसमें 40 दिन के शोक में है वो महिला, उसके पति का देहांत हो गया है और वो पढ़ी हुई। 40 दिन तक एक कमरे में बंद है, और 40 दिन तक लगातार एक कमरे में बंद रहने की घुटन, और वो पूरा का पूरा सामाजिक परिवेश और पूरा पारिवारिक दबाव, और उसमें से निकल करके पहली बार जब वो बाहर दरवाजा खुलता है तो उसको पूरी दुनिया बहुत बदली हुई दिखती है। तो अपने तरह की वो एक यूनिक कैरेक्टर है जो आनंद ने अपनी कहानी मिली थी, वो एक मुझे याद आ गई अभी, बाकी तो और मुझे एक और याद आई, जी। सुलभ जी के अग्नि लीग की जो कैरेक्टर्स हैं, जितने भी रेशमा कलवारिन है,
हाँ जो भी कैरेक्टर्स है वो सब बहुत मजबूत स्त्रियां हैं, बहुत ऑथेंटिक स्त्रियां हैं, और गांव की स्त्रियां हैं, पर कैसे उनका एक इवोल्यूशन होता है उनके पर्सनालिटी का, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिखा है। तुरंत मैं जो एक ध्यान में आया। एक मैं बात करना चाहूँ। जी अभी जो जिस कहानी का जिक्र किया गया कि 40 दिनों तक वो शोक में है, इसलिए उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया। इस समाज में ऐसा होता है, आज तक मैंने देखा नहीं, मेरे देखने में नहीं। ये आखिर भारतीय समाज में से वो मुसलमान किस गांव में रहते हैं, किस समाज में रहते हैं जहां ये नियम है कि जिसका पति मर गया है उसकी पत्नी को 40 दिन तक एक कमरे में बंद कर दीजिए आप, कि निकलने ही नहीं पाएगा। ये आज तक मैंने न देखा न सुना, न ये ऐसा है कहीं लिखा हुआ, न तो ये बिल्कुल ये कहीं पर ये सिद्धांत भी नहीं है, है? कि हाँ ऐसा कर लेना चाहिए था, नहीं है, धार्मिक दृष्टि से भी गलत है। तो ये कोई लिख रहा है तो कैसे लिख दे रहा है, कहाँ से वो कैरेक्टर मिल रहा है, किस समाज में देख लिया उसने, ये भी सोचने। देखिए इसीलिए मैंने कहा कि लिखना वो ठीक है, कोई लिख देता है, लेकिन सवाल ये उसकी विश्वसनीयता, ये जो है इस पर प्रश्न उठता है। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे चरित्र हों, जैसे मैंने नज्जो का ही चरित्र यूटोपिया में जो गढ़ा है वो मेरी आंखों से देखा हुआ चरित्र है, उससे मेरा साबका रहा है। और अब कोई अगर कहे कि ऐसी कोई लड़की हो नहीं सकती, यूटोपिया की जो मेरी नज्जो है, मनोज ने भी पढ़ी है वो कहानी। नहीं बिस्मिल्लाह जी दूसरी बात कह रहे हैं, वो उस प्रथा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जिसका जिक्र हुआ वो है कि नहीं है, ये उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि किसी एक पर्टिकुलर केस में ऐसा कोई परिवार हो सकता है जो ये हरकत करे, हो सकता है। पर्टिकुलर केस जो है वो साहित्य नहीं बनता, पर्टिकुलर केस साहित्य नहीं बनता, है ना? अगर ऐसा बनने लगे साहित्य तो फिर साहित्य का कबाड़ा हो जाएगा। नहीं भाई ये तो हमने फलां को देखा था साहब ऐसा करते हुए, इसलिए लिख दिया हमने, ये नहीं होता। नहीं, कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है जिसमें वो महिला 40 दिन तक बंद रही हो या बंद किया गया हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है, भले ही उसका वो धार्मिक रूप से ना हो, उसका कोई धार्मिक बंधन ना हो, लेकिन कोई दूसरी वजह से ऐसा किया गया हो और उसकी वजह से उसकी दुनिया में या उस टेक्स्ट को सामने रख के ही ये हल हो पाएगा। ये बात हम लोग कर सकते हैं। इसमें प्रश्न चिन्ह भी तो लगता है ना, ये एक तरह का ये कम्युनल एंगल भी तो हो सकता है कि देखिए साहब और मुसलमान लोग बंद कर देते हैं साहब, ये मैसेज भी जा रहा है ना इससे, है ना? बिल्कुल ये फिर कोई नहीं कहेगा कि हमसे तो पर्टिकुलर देखा था साहब उसके बारे में लिख दिया, लागू तो सब पर हो जा रहा है ये फिर लागू सब पर हो जा रहा है। अरे साहब सारे मुसलमान ऐसे करते होंगे कि औरतों को बंद कर देते होंगे तालाब में 40 दिन तक, ये नैरेटिव गलत नैरेटिव को फीड कर, है ना? जी बिल्कुल इससे बचना चाहिए लेखकों को। मैं ये कहता हूँ कि लेखकों को इस तरह के सरलीकरण से या इस तरह कोई एक आध घटना कहीं देख ली मान ली, तो ऐसी चीजों से मैं समझता हूँ लेखक को बचना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम समाज को दे क्या रहे हैं, कौन सा यथार्थ परोस रहे हैं, उसका क्या, अगर वो प्रथा के रूप में चिन्हित हुआ है तब सचमुच वो प्रॉब्लमेटिक है। प्रथा के रूप में चिन्हित है, भाई ये प्रथा है कि 40 दिन उसको बंद कर दो, है ना? अगर प्रथा की तरह चिन्हित ना हुआ हो तो बात अलग है। अरे 40 दिन तो रोता भी नहीं कोई, एक अलग मर जाता है कोई, 2 दिन 3 दिन 4 दिन भले रो ले, जी अब इसको वाइंड अप करना पड़ेगा। संजीव जी आप कुछ बोलना चाहते थे? हाँ, मैं अलग नोट पर एक चीज जोड़ना चाहता था। जैसे अभी बात हो रही थी कि क्या आप दूसरे समुदाय की चीजें लिख सकते हैं, मतलब वही ऑथेंटिसिटी का सवाल है, स्वानुभव का सवाल है। दलित कहते हैं कि नहीं कर सकते, है ना? तो अभी जो प्रत्यक्षा ने कहा कि परकाय प्रवेश, आप अपनी काया से निकलकर दूसरी काया में प्रवेश करते हैं, यही आपके लेखक होने की सिफत है। मैं उसमें ये जोड़ना चाहता हूं कि ये जो अपनी काया से निकलकर दूसरी काया में प्रवेश करना है उसका भी एक पाठ्यक्रम होता है, और वो कैसे तय होता है उस पर भी विचार करना पड़ेगा। आप क्या अपने अंदर से निकलकर, अपने सवर्ण काया से निकलकर एक दलित की काया में प्रवेश करना चाहेंगे, एक मुसलमान की काया में प्रवेश करना चाहेंगे, एक बिहारी के काया से निकलकर एक मराठी की काया में प्रवेश करना चाहेंगे? आप कौन सी काया चुनेंगे प्रवेश करने के लिए, ये एजेंडा कहां से तय होता है? तो मैं ये कहूंगा कि जिस समय ये प्रश्न आ जाए चुनौती की तरह कि मुस्लिम जीवन का चित्रण क्यों नहीं है, उसके बाद सेल्फ कॉन्शियसली
अपने अनुभव का विस्तार करते हुए और अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए कोई लेखक मुस्लिम जीवन के बारे में लिखने लगे, वो एक अलग बात है। और स्वाभाविक रूप से न आ रहे हो, ये एक बिल्कुल अलग बात है। तो जैसे दलितों का ये कहना कि आना अब तक चाहिए। नहीं लिखा आपने, अब हमारी चुनौती आने के बाद लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो गैर वाजिब बात नहीं है। बात एक स्तर पर सही है कि अब तक आपके लिए ये एजेंडे में क्यों नहीं था, पर काया प्रवेश की बात तब क्यों आने लग गई जब हमने लिखना शुरू किया और हमने कहा कि हम ही लिख सकते हैं, तो आपने कहा कि नहीं नहीं हम भी लिख सकते हैं। ठीक बात। ये मैं ऐड करना चाहता था इसमें। जी, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा पॉइंट आपने ऐड किया है और मुझे लगता है कि आज की बहस में वो सारे मसले, सारे बिंदु उठे हैं जो इस विषय से जुड़े हुए हैं। एक तरह का आत्ममंथन हम सब ने बैठ के यहाँ किया है हिंदी साहित्य के बारे में, और कुछ चिंताएं हैं और वाजिब चिंताएं हैं और इनके बारे में सोचा जाना चाहिए। और पूरा रचना जगत जो है, जो साहित्य जगत है, वो सब इस बारे में, और खास तौर से जो मौजूदा समय है इसको ध्यान में रखते हुए ये चिंता और भी गहरा जाती है, क्योंकि हम बहुत ही, कहना चाहिए कि बहुत संवेदनशील वक्त से गुजर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी चीजें इस तरह से बदल रही हैं जो हम कतई नहीं चाहते कि ऐसे बदलें। हम किसी और दिशा में जाना चाहते थे और किसी और दिशा में ढकेले जा रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जो तबका हो रहा है वो मुस्लिम तबका ही है। तो ये फिर से एक नई चुनौती भी है हिंदी लेखकों के सामने कि वो इस समय को कैसे अपने साहित्य में जगह देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, धन्यवाद। बहुत ही शानदार चर्चा हुई और एक संचालक के तौर पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए दोबारा धन्यवाद।